हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अजंता गुफाओं के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने अजंता की गुफा कहाँ पर स्थित है, उसका खोज किसने किया, उसमें कितनी संख्याएं हैं, कितनी गुफाएं हैं, चैत्य गुफा कितनी है, बिहार कितनी है, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया था। और हमने इसमें यहाँ तक कि किसने कब चित्र बनाए थे, किसमें कब इसकी सुरक्षा कैसे हुई थी, क्यूरेटर कौन थे, गुफाओं की गणना क्रम और सुरक्षित चित्र, सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। गुफाओं का निर्माण काल तक हमने बात किया था। हीनयान में बनी गुफाएं 8वीं से 13वीं। तो फ्रेंड्स, एक बार मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखते देखते मैंने इस क्वेश्चंस का देखा था। तो अजंता के क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अजंता के ऊपर। तो अजंता एक हमारे फाइन आर्ट्स फील्ड में बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, जो कि आपका अगर बेस स्टार्ट करना है तो आपको अजंता से पूरी तरह से लर्न होना चाहिए, अजंता को पूरी तरह से आपको कंठस्थ होना चाहिए, है ना। मैं एक क्वेश्चंस दिखाती हूँ। ये पिछली बार जो DSSB का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। मैंने एनालिसिस करके इस चैप्टर को पढ़ाया था, इस पेपर को पढ़ाया था। आप मेरे DSSB के पेपर में मेरे ही चैनल पे जाके अगर आप देखते हैं तो मैंने उसको सॉल्व कराया है। फर्स्ट पेपर का भी कुछ लोग कह रहे हैं, तो उसका भी मैं देखूँगी। अगर मुझे PDF इसका मिल जाता है तो मैं फ़र्स्ट पेपर भी सॉल्व कराऊँगी। सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने सॉल्व करा दिया था। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। तो हमने पिछले अभी जस्ट इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट वाली वीडियो बनाई थी, उसमें था 8 to 13 तक, है ना। तो 8 to 13 तक गणनाएं की जाती हैं, जो कि हीनयान संप्रदाय में बनी थी, हीनयान काल में बनी थी। ये 15 नंबर की एक और गुफा है, जो कि जिसमें चित्र बहुत कम है या नहीं के बराबर है। इसमें भी इस गुफा को भी हीनयान टाइम में बनाया गया था। और इसके बाद का जो हम क्वेश्चन देखते हैं, पद्मपाणि चित्रकला में फूल धारण करने वाले बुद्ध का कौन सा रंग है। तो फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चंस इसमें हमें एक साथ दिख रहा है, जो कि अजंता से रिलेटेड है। तो मैं जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ, मेरा फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा हो, तो मैं इसके लास्ट के सजेशंस में डाल दूंगी या ब्लिंक करेगा, आप उसको देख लीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा। एक प्ले लिस्ट में भी डाल दूंगी अजंता के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियोज़ बहुत लंबी होगी ये वाली, अगर हो सके तो मैं पूरा आज कवर कराऊंगी, नहीं तो थर्ड पार्ट भी कर दूंगी, ठीक है। तो ये मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए दे रही थी ये वाला पेपर, कि इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं DSSB में। देख लीजिए, इस तरीका का आया हुआ है, और भी सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था हीनयान काल में बनी गुफाएं 8वीं से 13वीं गुफाओं तक। तो ये इस तरीके से मैं इसलिए बता रही थी कि जो मैं पढ़ाती हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लाती हूँ, और आप उसको देखा करिए, बहुत ध्यान से सुना करिए, आपका पूरा एक पेपर सॉल्व रहेगा। तो हमने पिछली बार पढ़ा था चित्रित गुफाओं की संख्या तथा कालक्रम के बारे में। तो कालक्रम हमने बता दिया था। गुफा संख्या 1 और 2 सबसे लास्ट की गुफा थी, जो कि 500 ईस्वी से 625 ईस्वी या 28 कहीं कहीं मानते हैं ईस्वी तक ये बनी थी। तो अजंता की जो गुफाएं थी, पूरे 800 ईयर्स लगभग लग गए थे, 750 इसको तो कहा जाता है कि 800 साल लग गए थे इसको बनाने में, ठीक है। तो अब हम आज जो बात करेंगे अजंता के भित्ति चित्रों के विषय के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि अजंता का जो नामकरण था वो कैसे हुआ था। वहाँ पे अजंता नामक एक प्राचीन ग्रंथ महामयूरी में अजिता अजेय नामक एक स्थान था, ठीक है। तो अजंता का जो नाम था वो अजिता अजेय में अजिता अजेय नामक एक स्थान था, जिसके संदर्भ में ये पड़ा था। गुफाओं में कुछ किलोमीटर पर अजिष्ठा नामक एक गांव था, उसके नाम पे भी ये पड़ सकता है अजंता। और इस तरीके से इस नाम के आधार पर वर्तमान में ये अजंता है, व्यवहार में आने लगा, और हिंदी उच्चारण में इसे अजंता पुकारा जाने लगा। इस तरीके से अजंता का संदर्भ एक और रूप में योग मैत्रेय बुद्ध, भविष्य में अवतरित होने वाले बुद्ध को अजीत कहा जाता है। अजीत जो बुद्ध का दूसरा नाम है, जो कि फ्यूचर में वो आएंगे, और यहाँ पर उनको अवतरित माना जाता है कि वो अवतरित होंगे, तो उसको अजीत बोला जाता है। अतः बुद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का अजंता नाम उचित रहा। तो इस गुफाओं को अजंता कहना सारे विद्वानों ने सही समझा, और इसको अजंता नाम से ही सब कुछ फेमस कर दिया था। तो ये हो गया था उसका
मैंने बताया अजंता कैसे, उसके बाद स्थिति की बात की हमने, उसका खोज किसने किया, सारा कुछ हमने बात किया, भित्ति चित्रण विधि सब कुछ बात किया। अब हम आज बात करेंगे अजंता के भित्ति चित्रों के विषय के बारे में। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में सुरक्षा तक बात की थी कि कैसे कैसे सुरक्षा पुरातत्व संग्रहालय ने उसको ले लिया और बाद में वो संग्रहित करने लगे वहाँ पर। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं अजंता के भित्ति चित्रों के विषय के बारे में। तो अलंकारिक आलेखनों को छोड़कर अजंता बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र था। तो अलंकारिकता आलेखन तो थे ही अजंता की गुफाओं में, पर अजंता की गुफा जो थी वो बौद्ध धर्म का सृजन केंद्र हो गई थी। बेसिकली वहाँ पे बौद्ध धर्म का ही प्रचार प्रसार हो रहा था, या हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने बौद्ध को पूजा जो एक स्थान बनाते थे और वहाँ रहते थे। तो वहाँ पर वो पूरी तरह से बुद्ध धर्म की कथा, बुद्ध जी की जो कथाएं थी, जातक कथाएं थी, उनको वो चित्रित करते थे। क्योंकि उस समय वो लिपियाँ ऐसी होती थी कि लिपियाँ सबको समझ में नहीं आती थी, तो उनके ये था कि कोई अगर हम कथानक चित्रों के माध्यम से दे देते हैं तो हमारा ये जन्म जन्मांतर तक लोग इसको समझ पाएंगे, और बुद्ध के उपदेश को, बुद्ध के जन्म को, जीवन कथाओं को जातक कथाओं के अंतर्गत उन्होंने इसलिए चित्रित किया कि सारी जो जनरेशन होगी, जो एक चित्रकला ही ऐसी कला है जो कि हम प्रागैतिहासिक काल से आज तक उसको समझ सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज नहीं उतने अच्छे से समझ सकते, कोई भी हम सिंगिंग जो लैंग्वेज से ही स्टार्ट होती है, जैसे आपको कह सकते हैं कविताएं होती हैं, आप कह सकते हैं उसको म्यूज़िक के रूप में हम कोई गाना गाकर, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज जानना ज़रूरी होता है। पर चित्रकला एक ऐसी विधा है जो दृश्य कला के रूप में आती है। चित्रकला और मूर्तिकला एक ऐसी विधा है जिसमें हम किसी भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, कोई भी भाषा उसमें नहीं होती। इस वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रचलित हुई वो चित्र हुए। जो प्रागैतिहासिक काल से हम प्रागैतिहासिक मानव के बारे में जो समझ सकते हैं सिर्फ उनके चित्रों के माध्यम से। अगर वो उनके हथियारों को हम देख के जान गए कि उन्होंने कभी आखेट किया और जानवरों को मारा और उन्हें मारकर विजय, लेकिन उनकी जो ड्राइंग्स थी उनकी वजह से हम जान पाए कि वो किस तरीके से जानवरों को मारते थे और उस पर विजय स्थापित करते थे। तो इसी वजह से अजंता की जो चित्रकला थी उनको वो करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनकी जो बुद्ध की जो उनका लगाव था, उनको जो अपने बुद्ध के का समर्पण था, उसको वो अपने तरीके से रिप्रेजेंट करते थे और उसको आने वाली जनरेशन भी उसको समझ सके। इस वजह से इसको उन्होंने काफ़ी योगदान दिया चित्रों और स्कल्पचर के माध्यम से। ठीक है, तो अब जब विषय को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो वाचस्पति गैरोला जो थे सबसे पहले, उनकी सबसे प्राचीन पुस्तक है भारतीय चित्रकला में जनता के चित्रों को यहाँ पे अजंता होगा, अजंता के चित्रों को 3 भागों में विभाजित किया। पहला हो जाएगा श्रेणी अलंकारिक, दूसरा श्रेणी रूप वैदिक और अलंकारिक। पहली श्रेणी हो जाएगी अलंकारिक, दूसरी श्रेणी रूप वैदिक और तीसरी श्रेणी जातक कथाएं। तो इसमें आप अजंता की कलाकृतियों को अभी मैं शो करूंगी थोड़ी देर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ कहीं कहीं अलंकारिकता है। ठीक है, कहीं पे रूप वैदिक मीन्स कहीं जो रानी है, राजा है, किस तरीके से रूप को लेकर बनाया गया है, चित्रण किया गया है। और तीसरी जो है एक श्रेणी मानी गई थी वो जातक कथाओं की। जातक कथाएं जो होती हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड होती हैं और बौद्ध की प्राचीन जो उनकी कहानियाँ थी उनके ऊपर जो बनी थी उनको जातक कथाएं कहते हैं। तो इस तरीके से हम विषय के बारे में समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं इसको कि अजंता के विषयों को कितने भागों में विभाजित किया गया था। तो 3 भागों में। पहला था अलंकारिक, रूप वैदिक और जातक कथाएं। तो क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। और नेट का जब पेपर आता है तो उसमें नेट के पेपर में कई क्वेश्चंस ऐसे दे देता है कि अलंकारिक, रूप वैदिक, जातक कथाएं, फिर आपका एक और उसमें और भी आंसर कर देगा क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ तीनों याद रखनी होगी कि 3 तरह की कौन कौन सी कलाएं थी, किन किन श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, तो पहले वाला जो अलंकारिक था उसमें वृक्ष, पशु पक्षी, अलौकिक पशु, राक्षस, किन्नर, नाग, गरुड़, यक्ष, गंधर्व, अप्सराएं,
पत्तियां, पुष्पों की बेलें, कमल दल इत्यादि इन सब चीज़ों में आते थे। रूप वैदिक में देखते हैं, रूप वैदिक में बुद्ध के दार्शनिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप तथा पद्मपाणि, वज्रपाणि, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर जैसे कि बुद्ध के जो एक परम ब्रह्मा टाइप की जो रूप होते थे, जैसे वज्रपाणि, बोधिसत्व, अलक्तेश्वर, ये सारे जो आते हैं वो रूप वैदिक में आते हैं। रूप वैदिक होगा, भी बहा होगा इसमें, ठीक है, रूप वैदिक। नेक्स्ट जो है तीसरा, जातक कथाएं। जातक कथाओं में चित्रों में जातक के अनुबद्ध जातक कथाएं एक अनेक ऐसी प्राचीन कथाएं हैं जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन के संबंध में सर्वाधिक घटनाओं को कथा के रूप में चित्रित किया गया, जैसे ब्राह्मण जातक, शिव जातक, छदंत जातक, वेशांतर जातक, हस्ती जातक, मुख पंख सरु जातक, मृग तथा जातक कथाओं का चित्रण हुआ है। तो जातक कथाओं में जैसे कि बुद्ध के प्राचीन जो उनका जन्म था उसमें उन्होंने क्या क्या कहानियाँ चली हैं वो सारा जातक कथाओं में होता था। तो हमने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया कि कितने भाग होते हैं, कितने विभाजित किए गए हैं और इसमें कौन कौन सी श्रेणी में कौन कौन सी कलाकृतियाँ आती हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अजंता के भित्ति चित्रों में रंग कौन कौन से यूज़ किए गए हैं, ठीक है। हम बाद में पढ़ेंगे, एक एक गुफाओं के अलग अलग जो पेंटिंग्स थी उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज ये वाला चैप्टर काफ़ी लेंदी होगा और बहुत ही एंजॉय करेंगे आप लोग, काफ़ी अच्छा होगा। तो अजंता के भित्ति चित्रों में जो रंग होते थे वो कौन कौन से होते थे, तो यहाँ पे मैंने निकाल के अच्छे से अलग अलग कर दिया है। अजंता के भित्ति चित्रों में खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता के भित्ति चित्रों में किस तरीके के रंगों का यूज़ किया गया है, तो खनिज रंगों का यूज़ किया गया है। नीला रंग जो था वो लेपिस लेजुली था जो कि भारत से आयात किया जाता था। गंदे हरे रंग, जो हरे रंग का जो उसमें फूल पत्तियों को बनाया जाता था, वो कहा जाता है कि संग सब्ज, जो रंग सब्ज टेरा वर्ड होता था वो होता था टेरा वर्ड रंग, ठीक है। नेक्स्ट जो सफ़ेद रंग होता था वो अपारदर्शी चूना या खड़िए को यूज़ किया जाता था। लाल रंग तथा भूरा रंग जो होता था वो खनिज रंग हुआ करता था। और हरा रंग जो स्थानीय पत्थर से बना होता था और शेष रंग भी स्थानीय थे, ठीक है। तो इसमें एक ही ऐसा जो है जो फारस से आयात होता था, नीला रंग लेपिस लेजुली का होता था जो कि फारस से आयात होता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में। तो अजंता के भित्ति चित्रों के बारे में बात करते करते हम पूरे चित्रों को भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो बीच बीच में हम चित्र भी देखते रहेंगे और उनके बारे में भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अजंता की गुफा, जो 9वीं नंबर की गुफा थी। हमने क्या पढ़ा था अभी, हीनयान की गुफा जो थी वो 8वीं से 13वीं मानी जाती है। और हीनयान कब था, हीनयान का जो समय काल था वो 200 से 350 ईस्वी तक माना जाता है, जो कि 4वीं सेंचुरी तक आ जाता है, ठीक है। तो 200 ईस्वी पूर्व, ईस्वी से पहले 200 हीनयान स्टार्ट हुआ था और महायान आता है 400 4वीं ईस्वी पूर्व में, ठीक है। तो इस तरीके से 9वीं जो गुफा थी वो हीनयान गुफा थी। एक चीज़ आपको लर्न कर लेना है कि 8th to, मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन दिखाया कि 8th to 13th जो थी वो हीनयान की गुफा थी, ठीक है। और 15 नंबर की एक और गुफा है जो कि हीनयान की थी, ठीक है। तो जनरली क्वेश्चन 15 नंबर के बारे में इसलिए नहीं पूछता कि उसमें कुछ चित्र नहीं मिले हैं, न के बराबर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो और ये जो गुफा है 9th नंबर की और 10th नंबर की, ये चैत्य गुफा है। ये भी आपको पता होगा या नहीं, अगर पता है तो आप नोट करते हुए जाइए। इसमें हीनयान तथा महायान दोनों संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर माना जाता है कि इसकी रचना 3री से 4थी शताब्दी ईस्वी तक विस्तृत रही है। मीन्स अब अगर देख सकते हैं तो 9वीं ही गुफा जो है ये बहुत लंबे टाइम तक बनी है, ठीक है। इस गुफा को ग्रिफिथ्स महोदय ने दीवार का प्लास्टर का एक बड़ा खंड पपड़ी छुड़ाकर उसके नीचे भी चित्र खो जाता है। तो ग्रिफिथ्स महोदय ने, अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ग्रिफिथ्स महोदय ने किस गुफा का इस प्लास्टर हटाकर उसमें चित्र खोजा था पीछे। तो यहाँ पर 2 चित्र मिले हैं, एक नीचे की तलहटी की दीवारों पर और दूसरी उसके ऊपर भी कुछ हल्का सा लेप लगाकर ऊपर भी चित्रित किए गए हैं। अब इसको किसने खोजा था, मिस्टर ग्रिफिथ्स महोदय ने खोजा था, जो चट्टान पर पोर्सिलेन के समान चमकदार प्लास्टर चढ़ाकर उसके ऊपर बनाया गया था। यह चित्र एक बैठी हुई स्त्री का था और जो इस गुफा का सबसे प्राचीनतम चित्र माना जाता है।
ठीक है। इस गुफा में एक ठोस हर्मिक वाला 3 छतरियों वाला शीर्ष पस्तर और स्तूप बना हुआ है, जो कि गुफा के आकार घोड़े की नाल के जैसी है। गुफा में कुल 23 खंभे हैं। अब आपको ये दोनों लर्न करने वाला है कि 23 खंभे हैं और गुफा का आकार कैसा है, घोड़े की नाल जैसा। चित्र दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चित्र में कैसा होता है, जो चैत्य गुफाएं हैं वो कैसी होती हैं। अब नेक्स्ट जो चित्र है स्तूप पूजा, ये बहुत ही फेमस चित्र है यहाँ का 9th नंबर की गुफा का। लगभग 16 व्यक्तियों का एक समूह व्यक्तियों का है, जो कि समूह स्तूप की तरफ जा रहा है। एक समूह है जो कि स्तूप की तरफ जाते हुए दर्शाया गया और इन व्यक्तियों को पूजा करते हुए बताया गया है। कहा जाता है कि ये लोग एक स्तूप की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पुजारियों का दल भी कहा जाता है, ठीक है। अर्धवृत्ताकार स्तूप, तोरण द्वार, पुरुषों की लट्टेदार पगड़ी, उसमें जो चित्र है उसमें इस तरीके का दिखाया गया है। लट्टेदार पगड़ी है, उसमें लट्ठनुमा बड़ा मोती आगे माथे पर निकला हुआ है। इस तरीके से वो श्रृंगार भी किए हुए हैं। पुरुषों में भारू वर्गाकार चेहरे हैं और बड़े बड़े मोतियों की मोटी मालाएं हैं। कान में भारी भारी आभूषण भी हैं और हाथों पैरों में बड़े बड़े कड़े, कमर से 1.5 गांठ लगाए हुए लटकते कमरबंद भी हैं और फैंटे भी हैं, ठीक है। तो जिसमें से बाहर निकला हुआ पेट दर्शनीय है। अब उसमें क्या है, पुजारियों को दिखाया है और उनके पेट भी बाहर निकले हुए दिखाए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दाईं ओर के भाग में शहनाई, झांझ, मृदंग और शहनाई बजाते हुए वादक भी चित्रित किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूजा का एक दृश्य बनाया है और स्तूप पूजा का, और उसमें पूरी तरह से ढोल बाजा सारा कुछ उसमें चित्रित किया हुआ है। यह चित्र किसी राजा अथवा श्रेष्ठी द्वारा चैत्य को बनवाकर संघ को भेंट देने के समारोह की घटना इस चित्र द्वारा प्रस्तुत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम 9वीं नंबर की गुफा को समझ सकते हैं कि 9वीं नंबर की गुफा में किस तरीके के चित्र बने थे, जो कि स्तूप पूजा नाम से जाना जाता था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें नागपुरुष जो था, एक वृक्ष पर छांव में 2 नागपुरुष बैठे हुए चित्रित हैं। पशुओं को खदेड़ते चरवाहे, इसमें भी एक फेमस चित्र है, पशुओं को खदेड़ते। इस गुफा की एक अन्य भित्ति पर पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे अंकित किए गए हैं। यहाँ पशुओं की चंचलता एवं गति का रेखाओं द्वारा सुंदर अंकन है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि चंचलता और गति का रेखाओं द्वारा सुंदर अंकन। तो अजंता की जो गुफा थी, अजंता की गुफा की सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि चंचल रेखाएं थी और गतिपूर्ण रेखाएं भी बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9th नंबर की गुफा। अब 9th नंबर की गुफा का एक बार हम दृश्य देख लेते हैं कुछ। ये अजंता की गुफा का एक चित्र है, जिसमें हम देख सकते हैं कि अजंता की गुफा जो थी वो एक घोड़े की नाल की तरह बनी हुई है और इसकी जो स्थिति है ये यहाँ पर काउंट करके दिया गया है। जिन लोगों ने अगर अजंता देखा हो तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, पर जिन लोगों ने नहीं देखा उनको इस तरह से समझना पड़ेगा कि इस तरीके से नंबर वाइज गुफाओं को संख्या दी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कुल 28 यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कुल होती हैं 29 और 15 नंबर को ए और बी दोनों कहा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एक भूमि प्लान है अजंता की गुफा का, जिसमें ये 2 पहाड़ियाँ हैं, एक ये है और एक ये है, जिसमें ये गुफाएं बनी हैं और एक ये पहाड़ी है और ये बीच में वघोरा नदी बहती है और इसमें ये लोग ब्रिज बनाकर इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब हम ये देखते हैं इसमें ये वाला जो चित्र है ये गुफा संख्या 9 का है। फर्स्ट पीरियड ऑफ हीनयान स्टाइल चैत्य वर्षभाल विद स्तूप, ठीक है। तो इसमें स्तूप के साथ ये 9वीं नंबर की गुफा है। इसमें आप इसके पिलर्स को देख सकते हैं, पिलर्स पे चित्र हैं। इसके जो पिलर्स के बरामदे जो अंदर की तरफ बरामदे होंगे उसमें चित्र हैं। जो स्तूप पूजा वाला चित्र है वो इसी के पीछे है, इन पिलर्स के पीछे बना हुआ है स्तूप पूजा वाला चित्र। और ये है इस 9th नंबर की गुफा, जो कि आप देख सकते हैं हीनयान में बनी और ये चैत्य गुफा है। सारी चैत्य गुफा इसी तरीके से होती थी। अगर आप 10th नंबर की गुफा को देखेंगे तो भी ये वही गुफा है 10th नंबर की गुफा, और अगर 9th नंबर की और जितनी भी चैत्य गुफाएं हैं सारे का यही होता है, ठीक है।
ये है गुफा संख्या 26 जो कि रॉबर्ट गिल ने इसकी फ़ोटोज़ बनाई थी, वो है ये। जो कलाकारों ने जाकर वहाँ पर रहकर वहाँ पर चित्र बनाए थे, वो चित्र इस तरीके से दिखते हैं। तो ये जो इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ अजंता चैत्य हाल 26 नंबर की केव फ़ोटो बाई ये रॉबर्ट गिल द्वारा इन्होंने खींची गई है, बनाई गई है, जो कि 1868 में बनाया था। जेम्स फर्ग्यूसन पेंटिंग ऑफ केव 19 वर्शिप हाल। तो ये जेम्स फर्ग्यूसन और ग्रिफिथ्स महोदय, रॉबर्ट गिल, इन लोगों ने जो कॉपी किया था, ये इस तरीके से करके जनता के सामने लाए थे। ये है अजंता की 10th नंबर की गुफा का प्लान। अब इसमें हम प्लान इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि ये गुफाएं कैसे हुआ करती थी। ये एंट्रेंस होता था और ये जो पिलर्स बने हुए हैं और यहाँ पर ये एक चैत्य है जो कि इस तरीके से, अगर इसको हम ऐसे कट करते हैं तो ये इस तरीके से दिखता है। तो मैं अपनी तरीके से पूरा कोशिश कर रही हूँ कि आपको चैत्य की गुफा समझ में आ जाए कि कैसे हुआ करती थी। ये एंट्रेंस द्वार है, यहाँ पर ये सारे तरफ पिलर्स है, इसके अंदर ये वाली जो भित्ति होती थी इस पे भी चित्र बने होते थे, पिलर्स पे भी चित्र बने होते थे और यहाँ पर स्तूप बना होता था इस तरीके का, जो कि हम सामने से दिखाए थे अभी। तो यहाँ पर बुद्ध की उपासना होती थी और यहाँ पे वो गण बैठकर पूजा करते थे, तो उपासना ये करते थे। ठीक है, ये है कुछ चित्र जो कि पिलर्स पे अजंता के टाइम में बना करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से चित्र जो होते थे बुद्ध को, बोधिसत्व को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। हमने 10th नंबर की गुफा भी देख ली और 9th भी देख ली। अब 10th नंबर की गुफा में क्या था? यह एक प्राचीनतम चैत्य गुफा है जिसकी गहराई 95 फुट है और चौड़ाई 36 फुट है। ठीक है, तो गहराई जो हमने दिखाई वो 95 है और जो चौड़ाई है वो 36 है। इस तरीके से ये गुफा बनी हुई है। यहाँ पर चैत्य है और ये इसकी ऐसे सिलेंडर नुमा है और यहाँ पे एंट्रेंस द्वार होता था। ये ऐसे यहाँ पे भी कुछ स्कल्पचर बने होते थे, यहाँ पर भी बुद्ध जी की प्रतिमा होती थी और यहाँ पर ये पिलर्स होते थे जो कि बरामदे से अलग होते थे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने समझ लिया इसको। अब इसमें क्या था कि यह आंध्र सातवाहन काल में इसे प्रायः 200 वर्ष पूर्व बनाया गया था। तो जो 9वीं नंबर की गुफा और 10वीं नंबर की गुफा लगभग सिमिलर टाइम में माना जाता है और ये 200 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है। नेक्स्ट, छदंत जातक। छदंत जातक जो था वो 10वीं नंबर की गुफा में पाया जाता है। अजंता के कलाकारों का प्रिय विषय था छदंत जातक, यहाँ पर चित्रित है। छदंत जातक की कथा यहाँ चित्रित है। चित्रकार ने घने जंगल में हाथियों को जल क्रीड़ा में मग्न अंकित किया है। छदंत जातक जो था वो 6 दंत वाले हाथी को कहा जाता है जो कि क्रीड़ा में घने जंगल में व्यस्त है, मग्न है। नाना प्रकार के वृक्ष जिसमें बरगद, गुलर, आम भी चित्रित किए गए हैं। तो उस समय के कलाकारों की आप कल्पना देख सकते हैं कि छदंत जातक जो हाथी को बनाता था और वो कैसे क्रीड़ा कर रहा है घने जंगल में और पानी में वो मग्न है और उसके साथ साथ जंगल के सारे जो पेड़ पौधे होते थे उसको भी वो बनाते थे। इसमें छदंत हस्ती अपनी हथिनियों को सूंड में कमल पुष्प देते हुए भी यहाँ पे चित्रित किया गया है। कहीं पर अपने को अजगर से बचाते चित्र किया गया है और दूसरी ओर जंगल में व्याघ्र प्रवेश करते हैं और छदंत रूपी बोधिसत्व, छदंत को बोधिसत्व कहा जाता है। मीन्स जो बोधिसत्व थे उन्हीं को छदंत के रूप में यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रस्तुत किया गया है। बोधिसत्व स्वयं अपने आगे समर्पण कर देते हैं और अंतिम दृश्य में व्याघ्र को काशी राज के अंतःपुर में पहुँचते दर्शाया गया है। काशी राज की रानी सुभद्रा पूर्व जन्म में छदंत गज की हाथिनी थी, अतः डाहवश वह छदंत गजराज के दांतों को काट कर लाने की आज्ञा देते हैं और कटे दांतों को कहारों के कंधे पर बहंगियों से लदा हुआ देखकर मूर्छित हो जाती हैं और राजा सहारा देते हैं। 4 दासियां जो पीछे खड़ी हैं घबराई हुई हैं और एक दासी सहारा देने के लिए कदम आगे बढ़ा रही है। तो इस तरीके से छदंत जातक की कथा थी वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो उसमें 10वीं नंबर की गुफा में जुलूस। ठीक है, तो बाईं ओर भित्ति, यहाँ पर बाईं होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। बाईं भित्ति पर एक जुलूस का चित्र है जिसमें बोधि वृक्ष व स्तूप की उपासना हेतु राजा तथा उनका दल चित्रित है। दल में आगे पैदल सशस्त्र घुड़सवार और पीछे राजा 8 स्त्रियों के बीच में हैं।
जो तीव्र गति से चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो अजंता की गुफाएं हैं तीव्र गति से चलने का एहसास दिला रहे हैं, तो मीन्स उनकी कलाकृतियों में गति का भी आभास होता है। चित्र में 2 स्त्रियों ने अस्थि मंजूषा उठा रखी है। एक स्त्री पवित्र जल का कलश उठाए है और स्त्रियों के वक्ष स्थल खुले हुए हैं, चेहरों पर आधीरता का भाव है। चित्र का निचला भाग नष्ट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से शाम जातक, नेक्स्ट जो चित्र हम पढ़ेंगे वो शाम जातक के बारे में। तो शाम जातक भी इसी गुफा में चित्रित है। 10वीं नंबर की गुफा में कौन कौन से हैं जो प्रमुख चित्र हैं? छदंत जातक, जुलूस और शाम जातक। शाम जातक की क्या कहानी है? इसी गुफा में शाम जात चित्र है। इसका कथानक श्रवण कुमार। अब शाम जातक को कैसे हम रिकॉल करेंगे? श्रवण कुमार से, शाह से श्रवण कुमार से शाम जातक, ठीक है, वाली कहानी से मिलती जुलती है। इस चित्र में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले एक काले वर्ण के युवक जो कि श्याम कलर का है, इसलिए भी शाम जातक कहेंगे। श्रवण कुमार के जैसा एक युवक है जो कि माता पिता की सेवा कर रहा है और वो काले रंग का है, श्याम रंग का है। तो काशीराज के द्वारा तीर से मार देने की कथा आती है, लेकिन यहाँ वृद्ध माता पिता के विलाप को सुनकर एक देवी ने श्याम को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरीके से यहाँ पर कथानक है। कंधे पर घड़ा लिए श्याम की आकृति सुंदर है और माता पिता की आकृति में वेदना है और भागते हुए हिरणों का भी वहाँ पर अंकन कर दिया गया है। तो जिससे क्या लगेगा कि वो एक जंगल का दृश्य है और वहाँ पर कुछ घटनाएं घटी थी और कुछ हिरण भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10th नंबर का गुफा का चित्र। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर की गुफा। अब जिस गुफाओं में सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो 16 नंबर की गुफा का भित्ति चित्र है जो कि 16वीं ये जो गुफा है, अब हमने 9th और 10th पढ़ा, 9th में और 10th पढ़ा। ये दोनों गुफाएं क्या थी? चैत्य गुफा थी जो कि हीनयान किस समय में बनी है। अब 16वीं जो गुफा है वो बिहार है और ये महायान की गुफा है। महायान जैसे ही आ जाएगा 475 ईस्वी से 500 ईस्वी। तो अगर आपने ये चीज़ समझ लिया कि महायान कब थी और महायान में कितने थे, हीनयान कब थी और हीनयान में कितने थे, तो ये चीज़ क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अब महायान में 16वीं जो गुफा थी वो महायान की थी। हमने एक क्वेश्चन पेपर दिखाया जिसमें 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं ये थी हीनयान की गुफा। इसके साथ एक 15वीं भी है, लेकिन 15वीं के बाद जो 16वीं गुफा आती है वो महायान से हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, तो 875 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजा हरिसेन ने के मंत्री वराहदेव ने तपोधन तपसों के निवास हेतु दान में दे दिया था। वाकाटक ने नागों तथा गुप्तों से पारिवारिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये एक 16वीं नंबर की गुफा का परिचय हो गया। इस गुफा में कितने स्तंभ हैं? 16वीं नंबर की गुफा जो है उसका चित्र भी दिखाती हूँ वो कैसे बने हुए हैं। अब ये यहाँ पर 16 नंबर की गुफा का प्लान देख लीजिए। गुफा कैसे होती हैं? जो विहार गुफाएं होती हैं। चैत्य का हमने समझा दिया, अब विहार के बारे में हम पढ़ेंगे। विहार को हम संघाराम भी कहते हैं, जो कि ये गुफाएं, ये ऐसे एंट्रेंस द्वार एक होता है उसका, और उसमें भी पिलर्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भगवान बुद्ध के बैठने का एक स्थान बनाया जाता है जिसमें कमरा जैसा होता है। ठीक है, पर यहाँ पर ये पूजा नहीं करते, यहाँ पर ये बरामदे होते हैं और यहाँ पर ये जो अंदर ये कोठरियाँ हैं, इसमें 2 सीट्स बने होते हैं जिसमें जैसे 2 पत्थर काट के ही एक बेड नुमा बना होता था जिसमें कि ये लोग निवास करते थे। यहाँ पे सबको सोने का स्थान था। तो आप जी देख सकते हैं कि 16 नंबर की गुफा में कितने सारे निवास स्थल बने हुए हैं जो कि पहाड़ों को काट कर ही अंदर से बने हुए हैं। ये खंबे हैं जो कि खंबे भी पहाड़ियों को काट कर बने हैं, और ये बरामदे हैं, ये आंगननुमा है। यहाँ पर बुद्धा जी का एक स्टैच्यू बना होता था। तो 16 नंबर की गुफा का ये एक प्लान है। ये एक और हम देख लेते हैं, ये है 1st नंबर की गुफा जो कि पूरी तरह से विहार की गुफा है और 16वीं नंबर की गुफा से मिलती जुलती हैं। तो इस गुफा को हमने देखा 20 स्तंभ थे। बुद्ध उपदेश, इस गुफा में सबसे भव्य चित्र बुद्ध उपदेश का है। और 16वीं नंबर की गुफा में बहुत सारे चित्र अभी भी मौजूद हो जाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, तो सुजाता की कहानी, इस गुफा की दाहिनी विधि पर सुजाता की कहानी चित्रित है। सुजाता की कहानी क्या थी, इस तरीके से हम देखेंगे सुजाता की कहानी।
ठीक है। तो हमने बात किया कि 16वीं नंबर की गुफा जो है वो किस सन में बनी थी। 400 मीन्स आप समझ सकते हैं कि महायान की गुफा थी और ये 475 से 500 ईस्वी के मध्य बनी हुई थी। इसमें जो था वो माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा, जातकों में हस्ती जातक, महाउमक जातक, 2 स्त्रियों तथा बारक की कथा, नंद कुमार का वैरागी, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका जो फेमस चित्र है मरणासन राजकुमारी, जो कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि मरणासन राजकुमारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरणासन राजकुमारी किस गुफा में चित्रित है? मरणासन राजकुमारी 16वीं नंबर की गुफा में है। ये सबसे उत्कृष्ट चित्र है मरणासन राजकुमारी, जिसे हम मरती हुई राजकुमारी के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है मरणासन राजकुमारी, ये करुण क्या कहते हैं, रस का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। इसमें करुण रस दिखता है। इसमें जो राजकुमारी हैं वो चित्र में एक कुलीन महिला है, जी ऊंचे आसन पर सिर लटकाए, अर्ध खुले नेत्रों और शिथिल अंगों सहित उसके पीछे एक दासी उसे सहारा दे रही है। वो गिरते हुए दिखाया है और उसको सहारा देते हुए दासी को दिखाया है। दूसरी दासी अपना एक हाथ छाती पर रखकर दूसरे हाथ से उत्सुकता से उसकी नाड़ी का परीक्षण कर रही है कि वो क्या हो रहा है, इसको, ये जीवित है या मर चुकी है, तो वो परीक्षण कर रही है। उसकी मुख मुद्रा गंभीर एवं चेहरे पर मृत्यु के आतंक का एक विषाद भय छाया हुआ है। एक अन्य दासी पंखा झल रही है। नीचे भूमि पर अन्य स्वजन बैठे हैं जिन्होंने राजकुमारी के जीवन की आशा त्याग दी है और रुदन आरंभ कर दिया है। इसी दल में एक स्त्री अपना मुख छिपाए रो रही है। सफ़ेद टोपी लगाए एक वृद्धजन दरवाजे पर खड़ा है और दूसरा एक खंबे के पीछे बैठा हुआ है। इस तरीके से मरणासन राजकुमारी का बहुत ही भव्य दृश्य है यहाँ पर। अब नंद कुमार का वैरागी या भिक्षु होना। अब नेक्स्ट चित्र हम बात करेंगे नंद कुमार का वैरागी या भिक्षु होना। ये क्या है, यहाँ पर दीवार पर अश्वघोष रचित सौंदरानंद काव्य के आधार पर बुद्ध के भाई नंद जी की कथा चित्रित की गई है, जो कि ये भी करुण भाव का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये भी कथा काफ़ी बड़ी है। यहाँ पर नंद जी की जो कथा है वो एक बार बुद्ध कपिल वस्तु आए और राहुल और यशोधरा से भेंट करने के पश्चात वे भिक्षा हेतु अपने मौसेरे भाई नंद को घर गए। बुद्ध नंद को विहार ले जाते हैं और उसकी इच्छा के विपरीत मुंडन करवाकर उसे भिक्षु बनाकर संघ में प्रविष्ट कर लेते हैं। चित्र में एक भाग में नाई को नंद के सिर के बाल काटते हुए दिखाया गया है और पुलकित नंद पंक्ति के मोह में ही लीन रहता है। जब भिक्षु उसकी खिल्ली उड़ाते हैं तो उसे वैराग्य हो जाता है और एक मंडप में नंद को बैठा हुआ चित्रित किया गया है। बुद्ध उसे आकाश मार्ग में से अनेक सुंदर लोक दिखाने ले जाते हैं और इसी प्रसंग से संबंधित दृश्य को एक विस्तृत वृत्तीखंड पर कई टुकड़ों में चित्रित किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अजातशत्रु व बौद्ध बुद्ध की भेंट। अब एक और चित्र इसमें है, ये काफ़ी चित्रों से भरा हुआ गुफा है जिसमें बहुत सारे चित्र हैं और उनकी कथाएं भी बनाई गई हैं। अजातशत्रु व बुद्ध की भेंट, आप इसको भी याद कर लीजिएगा। इसमें अजातशत्रु के पिता का वध करने के पर बड़ा पीड़ित व अशांत था। लज्जावश उसके हृदय में किसी महापुरुष का उपदेश सुनने की इच्छा होती है और राजवैद्य ने उसे आम्रवन में ठहरने भगवान बुद्ध को दर्शाने के लिए प्रेरित करता है। चित्र में राजा अजातशत्रु को जुलूस के साथ दिखाया गया है। जुलूस में सुसज्जित हाथी, सिपाही, बांसुरी व तुरही वादक दिखाए गए हैं। इस तरीके से अजातशत्रु का है। अब ये सारी गुफाएं जो कि बुद्ध की पाठशाला, धनुर्विद्या अभ्यास, बुद्ध का गृह त्याग का दृश्य, बुद्ध के गृह त्याग का दृश्य जो कि अभी खराब अवस्था में है, माया देवी का स्वप्न, हस्ती जातक की कथा भी इसमें है, सुजाता का खीर भी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन आते हैं, सुजाता का खीर वो भी इसी गुफा में पाया जाता है। सुजाता का खीर में राजगिरी की गलियों में भिक्षा पात्र लिए बुद्ध, आषाढ़ में गौतम की प्रथम तपस्या आदि अन्य चित्र यहाँ पर भी अंकित हैं। महाउम्मक जातक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्र है वो भी यहाँ पर चित्रित है। महाउम्मक जातक में देवी शक्ति से युक्त महोत्संग नाम के बालक द्वारा गंभीर विवादों से गंभीरता एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक समाधान करते हुए प्रदर्शित किया गया है।
बच्चे की असली माता कौन है, इसके समाधान के लिए जब बच्चे को 2 टुकड़े करने के प्रस्ताव रखा गया तो असली माँ बच्चे को अपने अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये वाला जो महाउम्मक जातक था, ये इसकी कहानी है कि एक बच्चे को 2 माँ लड़ती हैं कि मेरा ये पुत्र है, मेरा ही। तो इस तरीके से उनका जज कैसे किया जाता है कि बच्चे को आधा आधा काटने की बात होती है। महाउम्मक जातक उस कहानी का संदेश देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 17 नंबर की गुफा। वैसे अजंता की गुफा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा चैप्टर जाएगा। और अब हम 17 नंबर की गुफा के बारे में पढ़ते हैं। गुफा संख्या 17 के भित्ति चित्र में कौन कौन सा है? पहला है मातृपोषक जातक। मातृपोषक जातक, हस्ती जातक, वेशांतर जातक, महाहंस जातक, राहुल समर्पण का भी चित्र 17वीं नंबर की गुफा में है। महाकपि जातक, सिंघला वदान जातक, मृग जातक। ठीक है, तो 17 नंबर की गुफा को एग्जीबिशन हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर इसको हम एग्जीबिशन हॉल भी कहते हैं क्योंकि जो भी अजंता की जितने भी चित्र हैं लगभग हमें 17 नंबर की गुफा में उसमें मिल भी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो 17 नंबर की गुफा है उसमें ये सारे चित्र आप एक बार अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं गुफा संख्या 2 की। गुफा संख्या 2 में भी बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफा संख्या 2 का समय पीरियड क्या था? 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य में ये निर्मित हुआ है। ठीक है, और कुछ विद्वानों का मत है कि यहाँ पर चित्र 7वीं शताब्दी में भी बने हैं। मीन्स लास्ट के टाइम पे भी 7वीं शताब्दी में भी यहाँ पर चित्र बने हैं। तो जो गुफा सबसे लास्ट की गुफाएं हैं, दूसरी और पहली मानी जाती है, तो ये दोनों गुफाएं सबसे नई मानी जाती हैं। अब इसके चित्र को हम पढ़ लेते हैं। माया देवी का स्वप्न, जो कि महाहंस जातक, माया देवी का स्वप्न, बुद्ध जन्म, 2 बाएं अंगूठे वाली राजकुमारी, उड़ती हुई अप्सरा, दूषित स्वर्ग, सर्वनाश। क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बारी बारी आ जाते हैं। शांतिवादी जातक, ठीक है, विदुर पंडित जातक की कथा, पूर्णक इंद्रावती की प्रेम कथा। तो अब हम सर्वनाश के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि सर्वनाश को कई बार पूछा है। 2 बाएं अंगूठे वाली को भी, रमणी को भी कई बार पूछा है, जो कि दूसरे नंबर की गुफा में है। तो सर्वनाश में एक गुफा में एक भिक्षु लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसका बायां हाथ ठोड़ी पर है, चिंता की मुद्रा में है, और दायां हाथ इस प्रकार घूम गया है मानो सब कुछ सर्वनाश हो गया हो, नष्ट हो गया हो। समय की मिथ्या है के संदेश को, भाव को अभिव्यक्त कर रहा है। सर्वनाश वाला जो बूढ़ा बुजुर्ग आदमी है वो सर्वनाश को एक्सप्रेशन दे रहा है। उसके नेत्रों में मुख के भावों का अथाह अनुभव, अवसाद, असहायता और अभिव्यक्ति हो रही है। चित्र मूक होने पर भी सब कुछ अभिव्यक्त कर रहा है। तो सर्वनाश जो है कि दूसरी नंबर की गुफा में चित्रित है, 2nd नंबर की गुफा पे। ठीक है, दूसरी गुफा। अब हम बात करेंगे 19th नंबर की गुफा के चित्र, भित्ति चित्र। ठीक है, अब हमने इसको मैंने शॉर्ट में ही बता दिया, सबकी कहानी बताऊंगी तो ये 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में ही बता दे रही हूँ। अब 19वीं नंबर की गुफा में एक चैत्य है। यह एक चैत्य गृह गुफा है, 19वीं नंबर की गुफा भी। चित्रों में गौतम बुद्ध का चित्र और सामने की ओर छत पर सामने की ओर छत पर बने आलेखन सुंदर हैं। तो 19वीं नंबर की गुफा में जो चित्र हैं वो आलेखन छत पर बने हुए चित्रित हुए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं गुफा संख्या 11 को, जो कि हीनयान की गुफा के अंतर्गत आता है। यह हस्ती जातक नंद की कथा तथा उसके विरह में व्याकुल रानी का सुंदर चित्रण है। कौन सी नंबर की गुफा में? 11वीं नंबर की गुफा में। यही एक चित्र ज़्यादातर प्राप्त हुआ है, मीन्स इसी को लोग ढूंढ पाए हैं, या तो यही विजिबल होता है। यह एक हस्ती जातक कथा है, नंद की कथा है। ठीक है, नंद की कथा है और उसके विरह में व्याकुल रानी का सुंदर चित्रण है। एक अन्य चित्र में बांध के किनारे कुछ बालक एवं स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही हैं। इस चित्र में एक राक्षस का भी चित्रण हुआ है। तो 11 नंबर की गुफा में 2 ही 3 चित्र प्राप्त होते हैं। अब 6वीं नंबर की गुफा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। 6वीं नंबर की गुफा के चित्र यहाँ 19वीं गुफा के समान ही कुछ चित्र मिलते हैं। जैसे 19वीं नंबर की गुफा में कुछ ही चित्र मिले हैं, वैसे 6वीं में भी कुछ ही चित्र मिले हैं, जिसमें केश संस्कार से युक्त सुंदरी और भिक्षु तथा द्वारपाल। ठीक है, तो इस तरीके के चित्र 6वीं नंबर की गुफा में मिले हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं गुफा संख्या एक। एक में क्या है, एक का जो टाइम पीरियड था वो 500 से 625 या 628 भी कह सकते हैं, यहाँ पर 25 है, ठीक है। तो 625 तक ये लास्ट में सबसे बाद की गुफा संख्या एक है और सबसे ज़्यादा चित्र इसमें भी प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ चित्र तो वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में हैं और कुछ चित्र चालुक्य राजाओं के समय के बने हैं। तो वाकाटक और चालुक्य दोनों का यहाँ पर चित्रों का पुट देख सकते हैं हम उनका, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें चालुक्य काल में इस कला का पतन आरंभ हो गया था और बुद्ध आकृति का अंकन राजसी रूप में होने लगा और परंपरागत रूप में अधिकाधिक अलंकृत होती गई थी। जातक कथाओं के स्थान पर सम्राटों के जीवन संबंधी चित्र बनने लगे थे। अब इनके जो चित्र के विषय हैं वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तन की विशाल प्रतिमा भी बनी हुई है। पहले नंबर की गुफा में इसमें विशाल प्रतिमा भी बनी हुई, जिसके आसपास शिष्य पशु, उसमें मृग मुख से 4 मृग धड़ों की विशेषताएं के साथ संयोजित किया गया है। इस प्रकार इस गुफा में मूर्तिकला के अतिरिक्त भित्ति चित्रों का भी सुंदर समावेश है। यहाँ पर ये मूर्तिकला है जो बरामदे के बाद एक बुद्ध के लिए जगह बनती थी, यहाँ पर बुद्ध बने होते थे, वो उसकी बात हो रही है। प्रतिमा बहुत बड़ी बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब हम चित्रों के बारे में यहाँ से बात करते हैं। शिवी जातक कथा, शिवी जातक कथा, नंद और सुंदरी की कथा, वज्रपाणी, जो कि क्वेश्चन हमेशा बोधिसत्व पाणी, वज्रपाणी और मारविजय आता है। तो पहली नंबर की गुफा में ये सारे चित्र चित्रित किए गए हैं, ठीक है। नागराज शंखपाल जातक, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, महाजनक जातक, नागराज सभा, चंपेय जातक, बोधिसत्व पद्मपाणी, मारविजय, श्रावस्ती का चमत्कार, सारा ये कुछ एक पहली नंबर की गुफा में चित्रित है। अब डिटेल में इसके नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, कभी और डिटेल में बता दूंगी इसका मैं। अब हम बात करते हैं, एक बार मारविजय का बता देती हूँ। इस गुफा में एक अन्य संसार प्रसिद्ध चित्र मारविजय का है, जो कि कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला था, तब अनेक प्रकार के संकट अथवा प्रलोभन की परीक्षा के रूप में इसमें इनके सामने लोग आए और उसमें कामदेव, जो कि मार की सेना कहलाती है, कामदेव को मार कहा जाता है, इस वजह से इसको मार विजय कहते हैं। कामदेव को क्या कहते हैं? मार। तो मार की विजय होती है कि नहीं होती है ये देखा जाता है, ठीक है। तो ये मार आते हैं और अपनी सेना में भगवान बुद्ध को अनेक प्रकार से विचलित करना चाहते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं और भ्रमित करते हैं, उनकी तपस्या को भग्न करना चाहते हैं। और जब भगवान बुद्ध तपस्या में मग्न बैठे हैं और लाल बौना आंखें फाड़कर देखते हुए उन्हें डराने का प्रयास कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहने पर भी गीला नहीं होता। इस तरीके के चित्र आप सोच सकते हैं कि पत्तों का भी चित्रण कितना अच्छे तरीके से हुआ है। ठीक उसी प्रकार भगवान बुद्ध सबके मध्य निर्विकार भाव से संसारिक दुखों को दूर करने के लिए भूमि की साक्षी बनाकर वज्रासन मुद्रा में, भूमि स्पर्श मुद्रा, वज्रासन मुद्रा किसको कहते हैं? जिसमें एक हाथ से भूमि को टच कर रहे हों, वो मुद्रा होती है। पृष्ठभूमि में चित्रकार ने बोधि वृक्ष को भी चित्रित किया है। मारविजय काफ़ी सुंदर चित्र है, जिसके नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। यथार्थ में इस चित्र में भगवान बुद्ध को मनोवैज्ञानिक छवि का दृश्य प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से मारविजय का हमने चित्र बताया, जो कि पहले नंबर की गुफा में है। और लास्ट था श्रावस्ती का चमत्कार। श्रावस्ती का चमत्कार जो था वो अन्य आचार्यों की पंक्ति में सिद्ध करने के लिए बुद्ध ने श्रावस्ती के राजा प्रसेनजीत की उपस्थिति में कुछ चमत्कार किए थे, तो इस वजह से उसको श्रावस्ती का चमत्कार कहते हैं। जिसमें एक चमत्कार में उन्होंने अपने को अगणित बुद्ध रूपों के प्रकट किया था, जो कि सब कमल पर आसीन है। तो बुद्ध के कई रूप को यहाँ पर चित्रित किया गया है और सारे जो चित्र है वो कमल पर आसीन दिखाए गए हैं, ठीक है। तो श्रावस्ती में उन्होंने चमत्कार दिखाया है, इस वजह से ये श्रावस्ती का चमत्कार कहा जाता है। तो ये हो गए सारे गुफाओं का नाम और गुफाओं के साथ चित्र और उनकी थोड़ी बहुत डिटेल्स जो मैं बता सकती थी मैंने बताया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अजंता की चित्रों की विशेषताएं। काफ़ी लॉन्ग चैप्टर हो जाएगा और उसकी विशेषताएं हम देख लेते हैं एक बार, विशेषताओं के बाद हम देखेंगे उसमें।
चित्र किस तरीके से, विशेषताओं में क्या क्या होती हैं। रेखाएं, अब अजंता के जो चित्र होते थे उनकी रेखाएं कैसी होती थी। कहा जाता है कि भारतीय चित्रकार की रेखा एक चित्रों पर मर्यादा मानी जाती है, इसलिए भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। अब क्वेश्चन हमेशा आता है कि भारतीय चित्रकला क्या है, तो ये जो है वो रेखा प्रधान कला है। तो हम अजंता के काल से ही इसको हम रेखा प्रधान मानते हैं। ठीक है, तो अजंता की जो गुफाएं हैं उससे भारत की कला जो है वो रेखा प्रधान मानी जाती है। अजंता का चितेरा रेखीय अंकन की निपुणता के बल पर ही नग्न आकृतियों को सौम्य व सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत कर सका और उनके चित्रों में आवश्यकता अनुसार अपनी रेखा को सुकोमल और कोमल और कठोर करता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट देखते हैं नारी चित्रण। अब नारी चित्रण की बात करते हैं। नारी चित्रण कैसा हुआ था। नारी चित्रण में सबसे ज़्यादा जो नारी चित्रण अजंता की चरम उपलब्धि थी। अब कैसे थी, जिस प्रकार कथा साहित्य में श्रेष्ठता के लिए कलाकार की नारी चित्रण की क्षमता को देखा जाता है, वैसे अजंता के कलाकारों ने अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए नारियों की अनगिनत स्थितियों को चित्रित किया है। ये कलाकार अपनी नारी चित्रों को असुंदर नहीं बना पाए, यही उनकी कमजोरी थी। ठीक है, उन्होंने अपने चित्रों को सुंदर बनाने के लिए नारी को सुंदर बनाया, असुंदर नहीं बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से नारी को उन्होंने अलंकरण के सर्वोत्तम पूंजी की तरह से रखा अपनी नारियों को चित्रण करने में और उसकी चरम उपलब्धि पाई थी। इसी कारण गुफा संख्या 2 में दंड पाती हुई युवती के चेहरे को इस डर से कि कहीं प्रसंगाकुल मन स्थिति चेहरे पर कुरूपता न ला दे छिपा ही दिया है। तो सोचिए कि मतलब उसको किस तरीके से कुरूपता से बचाया है। नारियों को जो चित्रण करे हैं इन्होंने, कुरूपता नहीं लाने दिया है। सौंदर्य के प्रति इतनी आस्था और कहीं देखने को नहीं मिलती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अजंता के चित्रों में नारी की नग्न, अर्धनग्न अथवा आवृत विभिन्न स्थितियों का समावेश किया गया है। अनावृत शरीर उनके लिए कोई गोपनीय विषय नहीं रहा। उनके अध्ययन के लिए उन्हें व्यावसायिक मॉडल बैठाने पड़े होंगे माना जाता है और उन्होंने खुले रूप में उसे देखा और खुले रूप में उसको चित्रित किया था। ठीक है, अब हम विषय के बारे में बात करते हैं। अजंता के विषय क्या थे। विषय हमने बात किया कि 3 तरह के होते थे, जो कि उसमें अब हम विषय जो देखते हैं उसमें विषय में क्या है, इन्होंने क्या रखा है कि अजंता के जो विषय थे वो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र होने से इस केंद्र में भगवान बुद्ध के लौकिक व परलौकिक छवि का धरातल पर कलाकार ने चित्रण कर कल्पना, बुद्धि और तकनीकी महानता का परिचय दिया है। यूँ भी बौद्ध धर्म में करुणा, प्रेम, अहिंसा, इन सब चीज़ों को इन्होंने चित्रित किया है। बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं, ये सारे विषय होते थे। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक परिस्थितियों का प्रदर्शन करती विविध घटनाएं अजंता की भित्ति का अलग रूप प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अब हम रंग के बारे में बात करेंगे कि रंग में क्या था। जैसा कि हमने रंगों के बारे में पढ़ लिया, अब रंगों के विधान के बारे में पढ़ते हैं। अजंता के भित्ति चित्र में प्लास्टर पर टेम्परा पद्धति अर्थात गीले प्लास्टर पर कार्य न करके सूखने पर किया गया था। ठीक है, तो फ्रेस्को सेक्को और फ्रेस्को ब्रूनो 2 तरह की होती है। तो यहाँ पर सूखने पर किया गया, सेक्को वाला काम किया गया। ठीक है, से चित्रण किया हुआ मिलता है। यूं तो काल के क्रूर आघातों में इन प्राचीन चित्रकारी का बहुत कुछ वर्ण, सौष्ठव और लावण्य छीन गया है। इस चित्र तरोताज़ा नजर आते हैं। अजंता के चित्रों में गिने चुने प्राकृतिक खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है ताकि वह चूने के छार, जो दीवारों पर चूने के छार लगाए जाते थे, उससे प्रतिक्रिया ना करे। इस वजह से कुछ ही गिने चुने रंगों को यूज़ किया गया है जो कि प्रतिक्रिया करके ख़राब ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे रंगों को यूज़ किया गया है जो कि मैंने पहले बताया था। लेपिस लेजुली, चूना और स्थानीय पत्थर, यही सारी चीज़ों को यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम गुफा के प्रकार देख लेते हैं। गुफा के कितने प्रकार होते थे उसमें। आकृतियों के केश विन्यास। ठीक है, आकृतियों के केश विन्यास देखते हैं जो कि गुफाओं के प्रकार का पहले देख लेते हैं। अजंता के चित्रों में गुफा जो थी वो कई राजाओं ने वहाँ पर राज्य किया और वैसे कई राजाओं की तरह से गुफाओं का आकार बना था, जो कि गुप्तकालीन भवन वास्तु का भी प्रयोग हुआ है। शुंग, सातवाहन, वाकाटक आदि
संस्कृतियों की कला अजंता में दिखाई देती है। ठीक है, कक्षों, स्तंभों, चैत्य, स्तूप, वीथिकाओं का सुंदर सामंजस्य यहाँ पर है। ठीक है, अब केश विन्यास देखते हैं। जब हम अजंता के चित्रों के बारे में बात करेंगे तो केश विन्यास आपने देखा ही होगा। केश विन्यास बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर किया गया है। इनमें काफ़ी चित्रकारियों में केश, अजंता के स्त्रियों का केश सज्जा बहुत ही सुंदर है। एक काली राजकुमारी है जिसका केश हम देख सकते हैं आजकल के मॉडल के हिसाब से जैसे बना हुआ है। लंबे लहराते नागिन जैसे वेड़ियों जैसे बंधे बाल, कंधों तक लटकते घुंघराले बाल, माथे पर लटकते चिकुड़ जुड़े में बंधे बाल, गुथे हुए बाल, खुले और छिटके हुए कुंतल केश आदि इस तरीके के केश विन्यास यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम आलेखन के बारे में बात कर लेते हैं। आलेखन भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर हुआ है। वस्त्रों, मुकुटों, आभूषणों पे आलेखन बहुत सुंदर चित्रित किया गया है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम नारी का स्थान। अब इसमें नारी का स्थान देखते हैं कि नारियों को किस स्थान पर रखा जाता था। परिप्रेक्ष्य रह गया। परिप्रेक्ष्य जो कि अजंता के चित्रकारों में भावना और कल्पना के महत्व को स्थापित करने के लिए मानसिक परिप्रेक्ष्य को भी उपयुक्त समझा गया है। पर यहाँ पर जो परिप्रेक्ष्य माना जाता है वो काल्पनिक माना जाता है, क्योंकि जो एक परिप्रेक्ष्य होता है कि कमरे में कोई भी संवाद चल रहा है तो पूरे कमरे का परिप्रेक्ष्य बनाया, ऐसा अजंता में नहीं है। एक के पीछे एक चीज़ों को चित्रित कर दिया गया। तो कहा जाता है कि अजंता के जो चित्र थे वो काल्पनिक परिप्रेक्ष्य में बने हैं, कि एक के पास एक चीज़ें बनी है, फिर दूसरी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो परिप्रेक्ष्य का यहाँ पर काल्पनिक अनुभव माना जाता है। राहुल समर्पण नामक चित्र में कमल पर खड़े भगवान बुद्ध की आकृति यशोधरा की आकृति के अनुवाद में काफ़ी बड़ी बनाई गई है, जो कि भवन के समकक्ष लगती है। तो इस तरीके से परिप्रेक्ष्य के बारे में हम समझ सकते हैं। यहाँ भवन आदि परिप्रेक्ष्य में चित्रकार ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय किया है और दृष्टि क्रम या परिप्रेक्ष्य से आलेखनों की सुंदरता और रूप को नष्ट होने नहीं दिया है। ठीक है, अब हम परिप्रेक्ष्य के बाद पढ़ते हैं नारी का स्थान, अंग तथा भावभंगिमाएं। इसमें जो आभूषण वस्त्र थे उसमें मुकुट बने, आभूषण बने, वस्त्रों को सुंदर बनाया गया। रानी के मुकुटों को ऊंचाई में विशेष अंतर दिखाया गया। जैसे रानी हैं और कई लोग हैं तो उसमें रानी राजा के जो मुकुट थे उनकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा होती थी, उसमें अलंकरण होते थे। तो इस तरीके से वस्त्र और आभूषण बहुत ही सुंदर होते थे। बाजूबंद बनाए गए, हाथों में कड़े हैं, मणि बंधों की यूज़ किया गया है। वज्रपाणी, अप्सरा, राजकुमारी, गायक दल नामक चित्र में इसमें उपयुक्त चित्रण दिखाया गया। हम ध्यान से अगर चित्रों को देखें तो सारे चित्रों में कहीं न कहीं आभूषणों को से लैस बनाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंग व भाव भंगिमाएं का। नारियों का भी देख लेते हैं एक बार। अजंता के चित्रों में नारी लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय का प्रतीक स्वरूप चित्रित हुआ है। नारी की प्रेयसी, रानी, विरहणी, राजकुमारी, गृहस्थ, ग्राम्य नर्तकी, परिचारिका, बुद्ध, अप्सराएं, इस तरीके के सारे लगभग सभी तरीके के नारियों का स्थान यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब हम हस्त मुद्राओं की भी बात कर लेते हैं और अंग भाव भंगिमाओं की। इसमें अजंता के चित्रों में विभिन्न हस्त मुद्राओं, अंग एवं भाव भंगिमाओं को अद्भुत छटा देखने को मिलता है। अजंता के कलाकारों ने चित्रों में अपने मन की समस्त भावनाएं ऐसे सजीव ढंग से डाल दी है कि ये मूल चित्र भी बोलते हुए प्रतीक होते हैं। तो अजंता के चित्रों के बारे में हम काफ़ी कुछ समझ लेते हैं कि अजंता के चित्र किस तरीके से। भाव प्रदर्शन की दृष्टि से अजंता के चित्रों में अंग भंगिमाओं का विशेष महत्व है। अंग भंगिमा जो थी उसका बहुत ही उसमें एक्सप्रेशंस हैं, उनकी जो बॉडी की लचीलेपन से गिरती हुई राजकुमारी दिखाया है, सौंदर्य काली राजकुमारी। तो इस तरीके से जब हम चित्रों को देखते हैं, मार विजय देखते हैं, झूला झूलती, तो एक मूवमेंट उसकी कलाकृतियों में दिखता है अजंता के चित्रों में। तो हम उसको समझ सकते हैं कि अंग भाव भंगिमाएं, हस्त मुद्राएं कितनी सुंदर हुआ करती थी अजंता की गुफा की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया पूरा डिटेल में अजंता के चित्रों को। अब एक बार चित्रों को भी मैं दर्शा देती हूँ जिससे आप लोग को क्लियर हो जाए कि किस तरीके से चित्र हुआ करते थे अजंता में। अब हम थोड़ा सा चित्रों के बारे में भी एक बार देख लेते हैं जिससे हम अजंता के चित्रों को समझने में हमें काफ़ी इजी होगा। तो ये सीलिंग है, अजंता की जो सीलिंग होती है उस पर बुद्ध का एक लाइफ साइकिल ऑफ लॉर्ड बुद्धा यहाँ पर चित्रित किया गया है। ये लाइफ साइकिल ऑफ लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे कई रूपों में चित्रित किए गए हैं और ये सीलिंग है। एक तरह से देखा जाए तो ये सीलिंग बना हुआ है और इसमें बुद्ध के कई लाइफ को दिखाया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट
पिक्चर। ये अब ये वाला जो चित्र है ये है केव नंबर 2 का, जो इस तरीके से आज के समय में लाइट से इसको दिखाया गया है, जो कि आप वहाँ पर अगर आप देखने जाते हैं तो लाइट से आपको अंदर गुफाओं में अंधेरा होता है और लाइट की वजह से वो हमें चित्र दिखाई देते हैं। तो अगर हम एनलार्ज करके देखते हैं तो इसमें एक्सटेंसिव पेंट्स लॉस ऑफ मेनी एरियाज़, यहाँ पे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पर पेंट्स छूट चुके हैं, जो कि बाद में प्लास्टर से ढक कर बनाया गया है। ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पर प्लास्टर से ढक कर यहाँ पर चित्रों को सुरक्षित किया गया है। और फिनिश्ड बाय आर्टिस्ट, ये सब जो है आर्टिस्टों के द्वारा फिनिश्ड किया गया है। यहाँ पर विदुर जातक का ये चित्र है जो कि केव नंबर 2 में है, विदुर जातक का चित्र। अब यहाँ पर हम अलग अलग चित्रों को समझने का अगर प्रयास करते हैं तो अलग अलग चित्र अलग अलग खंडों में बने हुए हैं। यहाँ पर कुछ दीवार हैं, ये छतों का बारजा भी बनता है एक तरह से, तो हम इस चित्र को देख सकते हैं, केव नंबर 2 का चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट ये है सीलिंग पे बना हुआ चित्र जो कि केव नंबर 70 का है। वरांडा डोरवे 8 बुद्धा एबव 8 कपल्स। ठीक है, 8 बुद्धा बने हैं और 8 कपल्स बने हैं। यहाँ पे 8 कपल्स हैं और 8 बुद्धा बने हुए हैं। बुद्धा कहीं काले हैं, कहीं ब्राउन कलर के हैं, कहीं नॉर्मल दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से ये चित्रित किए गए हैं। अब ये चित्र है जो केव नंबर 17 का ही है, ये भी सेक्शन ऑफ म्यूरल इन केव। अब इसमें भी म्यूरल का केव का सेक्शन देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हाथियों का समूह है, कुछ लोग उसके ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पर कितने हाथीज हैं, हाथी चढ़े हुए हैं। तो द कमिंग ऑफ सिंहाला कमिंग है ये। द प्रिंस इन सीन द बोथ ग्रुप एलिफेंट एंड राइडर्स, यहाँ पर दोनों ग्रुप में एलिफेंट और राइडर्स दिख रहे हैं। ठीक है, सॉरी। अब ये नेक्स्ट चित्र हम देखते हैं, पेंटिंग्स देखते हैं अजंता की। ये गुफा नंबर 17 की है, जो कि काफ़ी वहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं। तो द बुद्धा एज गोल्डन गूज इन हिज प्रीवियस लाइफ। अब यहाँ पर बुद्धा को गोल्डन गूज के साथ बैठे दिखाया गया है। बुद्ध जी हैं और गोल्डन गूज है। ठीक है, नेक्स्ट फिगर है ये वाला। इसमें 2 चित्र इसलिए है कि एक ओरिजिनल है और एक जो आर्टिस्ट उसकी कॉपी करता था वो है बनाया हुआ। तो लेडी हरिंगम ने जो 1915 में इन्होंने बनाया है, उसका ये ओरिजिनल चित्र है यहाँ पर, और ये लेडी हरिंगम ने अपने कलाकारों के साथ मिलकर बनाया था, वो वाला चित्र है अजंता का। यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड 2 चित्र यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि डांसिंग गर्ल इन अजंता फ्रेस्को 2020 में ये इसका पब्लिश हुआ है। और ये रॉबर्ट गिल ने इसको 19th सेंचुरी में इसको कॉपी किया है। ये रॉबर्ट गिल की पेंटिंग है, जो कि इस पेंटिंग्स का इन्होंने कॉपी करके ऐसा बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट ये है अजंता की पेंटिंग, जो कि नंदा है, कन्वर्जन ऑफ नंद का ये कम्युनिकेशन वाला चित्र है। ठीक है, आप देख सकते हैं अजंता के चित्रों में जो भाव भंगिमाएँ, नारी की चित्रण, सारा कुछ इस चित्र में, आभूषणों का, बालों का, ये चित्र मैंने इसीलिए लिया है कि आप इसको समझ सकते हैं। इसमें आभूषण, इनकी भाव भंगियाँ, इनकी उंगलियाँ आप चलते हुए देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अब ये जो चित्र है ये भी आज मॉडर्न में इनका कॉपी हुआ है अजंता का। तो इस तरीके से चित्र है, ये केव नंबर 17 का चित्र बनाया गया है, जो कि एडोरेशन ऑफ बुद्धा का एडोरेशन यहाँ पर दिखाया गया है। तो बहुत ही सुंदर चित्र है ये भी, आप इसको लार्ज करके भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर है। इसमें कुछ एंजल्स भी हैं, कुछ लोग, एडोरेशन ऑफ बुद्धा। इसमें अलंकारिक भी, तीनों तरह के चित्र इसमें दिख सकते हैं, अलंकार भी दिख सकते हैं, ये सारे अलंकार हैं। यहाँ पर लोगों को बैठे हुए पूजा करते हुए दिखाया है, कुछ इसमें एंजल्स भी दिखाए हैं। तो इस चित्र को देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि अजंता के केव के चित्र कितने उत्कृष्ट किस्म के हुआ करते थे। अजंता आर्ट ये है। ये नेक्स्ट और लास्ट है अजंता का चित्र, जो कि इसमें हम अनुमान लगा सकते हैं स्त्रियों के भाव भंगिमाओं को। इसमें हम जो गति का बात कर रहे थे, ये गति हम देख सकते हैं कि इसमें जो पैर के मूवमेंट है, इनके मूवमेंट की वजह से हम इनमें गति का आभास देख सकते हैं। तो ये है अजंता के चित्र और अजंता के बारे में पूरा डिटेल में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।